है तो टेक्स्ट बुक में भी तो होगा ना बेटा, देखो चेक कर लो। आ गया है, इसको एस्केप करना पड़ेगा क्या बेटा, या स्क्रीन शेयरिंग करनी पड़ेगी? स्क्रीन शेयरिंग, हाँ वो तो है। मैं डबल हाँ यहाँ पे मिल जाएगा, फाइल मैनेजर में मिल जाना चाहिए। हाँ 9 ICSE, हाँ दबा जैनिज्म बुद्धिज्म को। तो पहला फोटो मस्त है ना, उसमें देखो ये क्या है, जैन का सिंबल है, एंड दिस इज द सिंबल फॉर बुद्धिज्म। यस, कैन शिफ्ट द स्क्रीन, शिफ्ट द स्क्रीन। ओके दिख रहा है बच्चों? देन ये है बेटा आरसी मुजुमदार और ये है AK बॉर्डर। अब जो पहले हमने बात की थी AK बॉर्डर के बारे में, जातकास के अंदर वो ये व्यक्ति थे, और अभी हम जो बात कर रहे हैं अबाउट दी अंगास, उसमें आएंगे आपके आरसी मुजुमदार। देखो बेटा अंगास जो है ये कलेक्टिवली जो है दे आर कंपाइल्ड बाय हिज डिसाइपल्स इन 12 पार्ट्स। रहने दो वही स्क्रीन रहने दो। सो अंगास टोटल कितने हैं, 12 पार्ट्स में आपके डिवाइडेड, और अंगास में अलग अलग टाइप्स भी है, जैसे अंगास एंड उप अंगास, ये दो अलग अलग टाइप आते हैं। और ये 12 पार्ट्स किसने बनाया बेटा, डिसाइपल्स ने बनाया हुआ है, मतलब शिष्य लोग जो होते हैं मॉन्क्स के, उन्होंने बनाया है। और ये आता कहाँ से है, वर्ड अंगास इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड व्हिच मींस पार्ट्स, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में है, 12 पार्ट्स में है ये बुक, तो इसे हम कहेंगे अंगास। इसका अर्थ है कलेक्टिवली ऑल दिस 12 पार्ट्स अगर हम देखेंगे तो उसे द्वादशंगी कहा जाता है। द्वादशंगी, द्वाद, द्वाद का मतलब होता है 12। एकादशी कहते हैं, एकादशी को 11 कहते हैं, और द्वादशी उसके नेक्स्ट डे आता है, तो उसको 12। तो ये द्वाद का मतलब है 12, द्वादश अंगी का मतलब है 12 अंगास। Yes, so collectively they are known as 12 अंगास। अब इन 12 अंगास में सबसे पहला वाला अंग कौन सा आता है बेटा, अचरंग। आचरंग को, ठीक है, आचरंग इजी है याद, आचरंग सूत्र। आचरण के बारे में बात करें बेटा, यस आचरण, अचरंग या आचरण जो भी है, इससे आपको क्या पता चलता है, इट गिव्स द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जैन मॉन्क्स। सेकंड कौन सा है, भिक्खुस ने बेटा, इन्हें भिक्खुस नहीं कहते, भिक्खुस और भिक्खुनी सिर्फ बुद्धिज्म में आता है, बी का बी से, यानी भिक्खुस भिक्खुनी बुद्धिज्म ऐसे याद। सेकंड कौन सा है आपका, व्याख्या प्रज्ञाप्ति, व्याख्या प्रज्ञाप्ति, इसे दूसरा नाम भी दिया गया है एंड दैट इज भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ये क्या एक्सप्लेन करता है, सारे जैन के जो प्रिंसिपल्स है, इट एक्सप्लेन्स द जैन प्रिंसिपल्स। Then it also explains it in a very comprehensive manner, मतलब जैसे completely short में बना के इसको explain किया गया है, comprehensive manner।
वैसे जैन प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं, 9 प्रिंसिपल्स है। 9 तत्वास के बारे में बात करता है, जीवा, अजीवा, पापा, पुण्यस, ये सारे 9 प्रिंसिपल्स है। इनको कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में बताता है, इसका मतलब इसे समझने जैसा बताता है। एक तो वैसे ही फिलॉसफी समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या कहना चाहते रहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। ऊपर से अगर कॉम्प्लिकेटेडली बताओ तो और भी ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इसे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में उन्होंने इस बुक में क्या किया है एक्सप्लेन किया। Then, based on these angas, there are also compiled 12 auxiliary works which are known as उपअंगा। मतलब पहले क्या आया, अंगा था, अंगास से क्या आया, उपअंगास। और ये जो है ना 12 बुक्स, ये सभी किससे आए हुए हैं, पूर्वास से आए हुए हैं। पूर्वास कितने थे, 14 वर्क्स से, 14 बुक है। और ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि मैंने पूर्वास कहीं और से जोड़ दिया। पूर्वास भी क्या है, इनकी बुक है, जैन बुक है, वो कितने हैं, 14 बुक्स है। उनमें से डिराइव करके ये 12 अंग और 12 उप अंग बनाया गया है। समझ रहे हो, बोर हो रहा है क्यों, सुन रहे हो, लेक्चर लेक्चर पढ़ गया है सब अच्छे से पढ़ा है हो बेटा। तो ये देखो, ये अंकल कौन है बेटा, ये अंकल है आरसी मजूमदार। इनका क्या कहना था, क्या हुआ जो अंकल बोला इसलिए, अरे हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है ये आरसी मजूमदार। हिस्टोरियंस जो होते हैं, हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, उनके तो दिन रात 2 बार तो आएंगे ये बुक के हर एक पेज पर, आरसी मजूमदार से, आरसी मजूमदार से। तो अब ये तुम्हारे लिए क्या कह रहे बेटा, इनका कहना है कि जब 4th सेंचुरी खत्म हो रही थी, तभी क्या हुआ, आपस में स्प्लिट हो गया, इसमें जैन रिलीजन। तो स्प्लिट होने के बाद कुछ लोग जो थे वो बिहार के पाटलिपुत्र में रह गए, बल्कि कुछ लोगों ने क्या किया, साउथ की ओर माइग्रेट किया। भद्रबाहु जानते हैं, भद्रबाहु वो अलग से एक सेंट थे, ठीक है, खैर उस पर भी आते हैं बाद में। तो जो भद्रबाहु थे वो साउथ इंडिया की ओर चले गए, और बाकी के लोग कहाँ रह गए, पाटलिपुत्र यानी बिहार में रह गए, जहाँ पे इनका मेन सेंटर था। तो जहाँ पे ये नीचे गए थे, वो लोगों ने तो कुछ खास नहीं लिखा, लेकिन जो पाटलिपुत्र में रहे उन लोगों ने इन अंगास को क्या किया बेटा, कंपाइल किया। सो डिसिपल्स जो से थे, जो इनके शिष्य थे, उन्होंने क्या किया है, इन अंगास को कंपाइल किया, इकट्ठा करके रखा। कोई आपको नोट्स देता है, हर नोट्स को यहाँ रख दोगे तो एन मौके पे नहीं मिलते ना, अगर सब एक साथ रखे हुए होते तो मिलते नहीं। तो इसीलिए इन चीजों को क्या करनी पड़ती है, कंपाइलेशन करनी पड़ती है। इसका एक मीटिंग भी हुआ था वल्लभी नाम के जगह पर। वल्लभी कहाँ आता है, आपके गुजरात में आता है। वहां पे भी इन्होंने एक मीटिंग करी थी, और वहां पे क्या हुआ था, फाइनल कंपाइलेशन, आखिरी का जो उसको टचअप देना था, उसमें आखिरी के कुछ नोटेशंस, डिस्कोर्सेस ऐड करने थे, वो वल्लभी गुजरात में ऐड किए गए। और ये सारी बातें कौन से अंकल कह रहे हैं आपसे, आरसी मजूमदार, ठीक है। देन ये सारी जो बुक्स लिखे गए कौन से लैंग्वेज में लिखे गए बेटा, अर्धमागधी, अर्धमागधी और प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए। एक्चुअली क्या था, जो प्राकृत लैंग्वेज है वो संस्कृत से ही आया है, तो आपका आंसर पूरी तरह गलत नहीं है, बट प्राकृत थोड़ा और रिफाइंड संस्कृत होता है ना, ऐसा कुछ। और संस्कृत में अगर लिखते हो तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, संस्कृत हर कोई पढ़ नहीं सकता था, बट ऑन द कॉन्ट्ररी प्राकृत और पाली लैंग्वेज जो थे वो लोग पढ़ सकते थे, अर्धमागधी लैंग्वेजेस पढ़ सकते थे। कॉमन पीपल लैंग्वेजेस प्राकृत एंड पाली, तो वो लोग ज्यादा अच्छे से उसे पढ़ सकते, तो उसी में लिखा गया जिसमें लोग उसे पढ़ सकते थे। वैसे तो ये अंगास और उपअंगास काफी टाइम तक लिखे ही नहीं गए थे, किसी ने नहीं लिखे थे, किसी ने कंपाइल ही नहीं किया था, लेकिन जब करने बैठे तो सब एक साथ कर दिया, 12 के 12 कंपाइलेशन कंप्लीट। तो सोर्सेस समझ आया सबको, इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेस से किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या?
अब ये सब लिखोगे ना आप लोग, इसकी वैल्यू तो आ रही है। मतलब सारा याद रहेगा लेकिन बिना लिखे। तो ये पूरा चैप्टर ही आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। इसके आगे से बना राइस। सबसे पहली कॉस्ट हमने देख ली थी, रिचुअलिज्म बहुत महंगी थी। हाँ, लैंग्वेज भी लैंग्वेज इजी वाली से थी। ऐसा कुछ चाहिए था जिसमें क्या ना हो, कास्ट सिस्टम था। हर जगह पे हिंदुइज्म में क्या होता था, ब्राह्मण को ये सब पूछते थे, कोई भी नीची जाति वाले लोगों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था। सो कास्टिज्म बहुत ही खराब लगने लगा था। कास्टिज्म हैड टू बी अवॉइडेड एंड फॉर दैट रीजन अ न्यू रिलीजन वाज नीडेड। सेकंड थिंग, लैंग्वेज डिफिकल्ट था। रिलीजन के आपस में क्या हो गए थे, करप्ट हो गए थे, पैसे ले रहे थे लोगों से। ब्राह्मण और पंडित क्या कहते थे, छोटा सा कुछ प्रॉब्लम भी हो गया तो क्या कहते थे, बड़ा बड़ा हवन रखो, बड़ा बड़ा पूजा रखो, इतना सोना दो, इतने गाय दो, इतने ये दो, इतने वो दो। बेचारे गरीब लोग कहाँ से भी पाते, तो परेशान हो गए थे हिंदुइज्म से। देन उनको प्रॉब्लम एक और होती थी बेटा, पॉलिटिकल सिचुएशन। हर चीज में ना पॉलिटिक्स बहुत मैटर करती है। मान लो आप राजा हो, रानी हो, चलो रानी और वो राजा। आप राजा रानी हो, आप किसी एरिया में रूल कर रहे हो और आपके एरिया के लोग हैं बड़े परेशान। परेशान क्यों है? बिकॉज ऑफ रिलीजन। उनसे बहुत सारा क्या लिया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, दान दक्षिणा के नाम पर। तो आपका ऐसे पंडित और ऐसे ब्राह्मण अच्छे लगेंगे जिनकी वजह से आपकी सोसाइटी क्या हो रही है, परेशान हो रही है। आप एज अ राजा या रानी क्या चाहोगे, उनकी परेशानी को सॉल्व करना चाहोगे, ये सुनो। तो इनका भी कुछ ऐसा ही था बेटा। जो मगध में रूलर थे, मगध के जो रूलर थे बिम्बिसार, और आगे चल के कौन आए थे, अजातशत्रु। इन दोनों को क्या लगा कि हमारे जो पीपल है वो वैसे भी किससे परेशान है, ब्राह्मणों से परेशान है, उनके दान दक्षिणा धर्म से बड़े परेशान है। तो कोई अच्छा नया सस्ता वाला रिलीजन आ रहा है तो हमें उसे क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए। अगर कोई ऐसा रिलीजन आ रहा है जिसमें खर्चा कम हो, जिसमें एनिमल सेक्रीफाइसेस कम हो, जिसमें हिंसा का पार्ट मिले, तो ऐसे रिलीजन को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, जिसमें ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस कम हो। क्योंकि ये ब्राह्मण तो राजा को भी नहीं छोड़ते थे, उससे भी कहते थे तुम्हें ये युद्ध जीतना है, तुम्हें 5 तोला सोना देना पड़ेगा, 5 सोने की गाय देनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या मांगते थे। पिताजी जी के राजा था। हाँ, राजा का पूरा खजाना क्या हो जाएगा, फिर खाली हो जाएगा, ब्राह्मणों के घर बनते रहे। तो राजा को भी क्या लगा कि अच्छा है, कोई दूसरा रिलीजन आ रहा है जिसमें ये सारे डिमांड नहीं है, तो हमें इसे क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, वही मैंने बात आपको पहले भी बताई थी कि किलिंग एनिमल्स वाज नॉट इन द फेवरेबल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। सो उन्होंने क्या सोचा, हमें ये रिलीजन को चेंज करना चाहिए। स्लाइड्स कहाँ से करते हैं आपको हो जाएगा। ये मैंने वही बंदर को डाला था आपको दिखाने के लिए, लेकिन लाइट ही नहीं थी और खत्म हो गया क्लास। अब तक जो भी हम पढ़ेंगे कंपैरिजन में पढ़ेंगे। कंपैरिजन क्या कट हो गया तेरा, क्या चप्पल में से कट हो गया, क्या कटा है? सुनते ले सब। जैनिज्म का यहाँ लिखा जाएगा और बुद्धिज्म का बेटा यहाँ।
जैन रिलीजन के आपके वर्धमान महावीर बेटा कहाँ पैदा हुए थे? कुंदाग्राम में पैदा हुए थे। वो कहाँ है? वैशाली में आता है। कहाँ पर? बिहार में। बिहार जानते हैं कहाँ था? उत्तर प्रदेश के जस्ट बाजू में है बिहार। बात इनका कहाँ पे जन्म हुआ था? कब हुआ था? 6th सेंचुरी बीसी में हुआ था। और इनका तो आपको ईयर दे दिया है 560, तो वो भी लगभग 6th सेंचुरी का ही आसपास है। तो उस समय में इनका जन्म हुआ। ये गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी, कपिल वस्तु में नेपाल। वैसे तो कपिल वस्तु के राजा थे इनके पिताजी सिद्धूजा, लेकिन जब इनकी मम्मी प्रेग्नेंट थी क्वीन माया देवी, तो उन्होंने सोचा कि मैं मायके जाके बच्चे को जन्म दूंगी। तो वो जा रही थी मायके, लेकिन रास्ते में ही क्या हो गया? गौतम बुद्ध जन्म ले गए। यस, सो दैट इज व्हाई रास्ते में ही लुम्बिनी में इनकी बर्थ हो जाती है। जो जैन के लीडर थे लॉर्ड महावीर, इनके फादर थे क्षत्रिय क्लैन के चीफ, और ये किसके क्लैन के चीफ हैं? शाक्य क्लैन के। वैसे दोनों ही क्लैन देखा जाए तो क्षत्रिय कुल की कम्युनिटी का हिस्सा। समझ रहे हो आप लोग? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? मैं बुद्धिज्म जैनिज्म साथ साथ ले रही हूँ, समझ आ रहा है? इनकी मदर का नाम क्या है बेटा? त्रिशला। इनकी लॉर्ड महावीर की मदर का नाम है त्रिशला, और वो रॉयल फैमिली ऑफ लिच्छवी से आती थी। मतलब उस समय ये है मगध। ये क्या है? मगध। मगध के ऊपर का जो किंगडम था इसे कहते थे लिच्छवीस। इस किंगडम से इनकी मदर बिलोंग करती थी त्रिशला। इनकी मदर हमने आपको बताया क्वीन माया थी, लेकिन क्वीन माया इनको जन्म देने के सिर्फ 7 दिन बाद मर जाती है, और गौतम बुद्ध के पास कोई मम्मी नहीं बचती। तो गौतम बुद्ध के पिताजी शुद्धोधन क्या सोचते हैं कि मैं क्वीन माया, मेरी पत्नी के बहन जो थी महाप्रजापति गौतमी, उसी से शादी कर लेता हूँ। क्या हुआ बेटा? समझ नहीं रहा है? तो इन्होंने क्या कर लिया? अपनी ही वो क्या कहते हैं, वाइफ की, हाँ सिस्टर इन लॉ से इन्होंने शादी कर ली, और महाप्रजापति से इनका नाम आता था। इनका नाम गौतमी था, तो गौतम बुद्ध जो कहते हैं, वो गौतम वर्ड जो है वो उनकी मदर गौतमी के नाम से लिया गया। देन जो लॉर्ड महावीर थे, उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कहा दिया था एट माउंट विपुल विच इज सिचुएटेड एट राजगृह, द कैपिटल ऑफ मगध। मगध देख रहे हैं आप? मगध एम्पायर ये है। तो मगध एम्पायर का जो कैपिटल राजगृह, जो आज की प्रेजेंट डे बिहार में आता है, वहां पे इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था। कहाँ? विपुल माउंटेन पर, या माउंट विपुल पर। ठीक है। और इन्होंने तो सबसे पहले एनलाइटनमेंट अचीव किया। वो एनलाइटनमेंट कहाँ अचीव किया? बोध गया में अचीव किया। उनका पीपल का ट्री है बड़ा सा, बोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल, तो वहीं पर पीपल ट्री के नीचे इन्होंने क्या अचीव किया? एनलाइटनमेंट। और फर्स्ट सरमन इन्होंने कहा दिया बेटा? एट डियर पार्क लोकेटेड सारनाथ। और इस पूरे प्रोसेस को क्या करते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तना, यानी टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म, लाइफ साइकिल बेटा। टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म यानी राइचियस लाइफ जो है, जो सही तरीके से जिंदगी जीने का तरीका है, वो उन्होंने इस व्हील को टर्न करके शुरू किया तब से। ये है आपके भगवान महावीर, और ये है आपके लॉर्ड गौतम बुद्ध। तो दोनों की लगभग सिटिंग पोजीशन देखिए आप, सिमिलर ही है। दोनों का पहनावा लगभग सेम है, मतलब दोनों की जो थॉट प्रोसेसेस थी कहीं ना कहीं वो भी क्या थी? सेम ही थी। ये है माउंट विपुल बेटा, जहां लॉर्ड महावीर ने अपना फर्स्ट सरमन दिया। यस, ये कहाँ आता है? आपके बिहार में आता है, राजगीर में आता है। ये माउंट विपुल एक बहुत अच्छा और बड़ा सा तीर्थ क्षेत्र कहलाता है। किसका? जैन लोगों का। आप सब सरमन यानी प्रवचन। ये बड़े बड़े बाबा लोग होते हैं, वो स्पीच वगैरह देते हैं, प्रवचन देते हैं, उसे सरमन। और फर्स्ट सरमन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे क्या होता है? फॉलोअर्स इकट्ठा होने शुरू होते हैं। ये है लुम्बिनी, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो लुम्बिनी कहाँ आता है आपका? मान लीजिए ये नेपाल है, ये नेपाल में मान लेते हैं यहाँ पे कपिल वस्तु है, तो कपिल वस्तु से थोड़ी देर पर क्या आती है? आपकी लुम्बिनी। लुम्बिनी में इनका बर्थ हो गया था, रास्ते में ही ये पैदा हो गया। और आज यहाँ पे वहां लुम्बिनी में ऐसी एक मोनेस्ट्री है, बताइए, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है।
यहाँ बुद्धिस्ट धर्म के लोग अपनी प्रार्थनाएं करने के लिए आते हैं। ये है महाबोधि टेम्पल, इट इज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पे गौतम बुद्धा ही he attained the enlightenment, बोध हुआ उन्हें, एनलाइटमेंट अचीव किया उन्होंने, एनलाइटनमेंट अचीव हुआ। The Great Awakening Temple, it is an ancient but rebuilt and restored Buddhist temple in Bodh Gaya. Again, बिहार का हिस्सा ही है ये बोध गया, and it's marking the location where Buddha is said to have attained the enlightenment. ये बेटा वही झाड़ है जिसके नीचे बैठे बैठे गौतम बुद्ध ने क्या किया था, एनलाइटनमेंट अचीव की थी। जो पीपल ट्री होती है उसका साइंटिफिक नेम है फिकस रेलिगोसिया, और ये ट्री की लाइफ स्पैन होती है लगभग 2500 ईयर्स। तो कहा जाता है कि या तो ये वही ट्री होगी जिसके नीचे बैठे बैठे गौतम बुद्ध को क्या मिला था, एनलाइटनमेंट, या फिर ये उसी ट्री का एग्जैक्ट डिसेंडेंट होगा, यानी उसी ट्री का नेक्स्ट सक्सेसिव जो ट्री है वो, क्योंकि उसके सीड्स तो वहीं गिरेंगे, आसपास में गिरेंगे, तो या तो ये वही ट्री है या फिर उसका सक्सेसिव ट्री है। कहा जाता है कि इस ट्री के नीचे उन्होंने लगातार 49 डेज बैठकर मेडिटेशन किया था गौतम बुद्ध ने, और वो हिले डुले तक नहीं थे। उनका सिर गर्म हो रहा था तो उस पर कवच जैसा स्मेल्स आ गए थे, स्मेल्स वर कवरिंग हिज हेड, ताकि उन्हें धूप ना लगे और उनका ब्रेन को डैमेज ना हो, इतनी ज्यादा धूप भी थी उसमें। लेकिन वो यही बैठकर लगातार बिना मूव किए, बिना हिले डुले प्रार्थना करते रहे, मेडिटेशन करते रहे, और तभी 49th डे उन्हें क्या मिला, एनलाइटनमेंट मिला, महाज्ञान मिला कि किस तरह से जीवन को जीना है। अभी आज अगर आप वहां जाओ तो आपको ऐसा एक श्राइन वहां देखने को मिलेगा, उसी जगह पर जहाँ गौतम बुद्ध बैठे थे और उन्होंने अपना एनलाइटनमेंट अचीव किया। उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था बेटा, सारनाथ में दिया था। जो वहां पे वो फर्स्ट सरमन देने गए थे वहां आज एक स्तूपा है, उस स्तूपा का नाम है डमेक स्तूपा। आपको स्तूपे का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस स्तूपा का क्या करें, स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा डोम शेप स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर उन्होंने पहले क्या किया, ट्री के नीचे बैठकर खुद उन्होंने नॉलेज अटेन किया, उसे क्या कहेंगे, एनलाइटनमेंट। एनलाइटन होने के बाद दूसरों को भी अपना ज्ञान दिया, उसे क्या कहेंगे, फर्स्ट सरमन। और वो कहाँ हुआ था, सारनाथ में हुआ था। सारनाथ में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, जैनिज्म जो था बेटा, इट वाज फाउंडेड लॉन्ग बिफोर वर्धमान महावीर वाज इट्स लास्ट तीर्थंकर। इसके जो फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म के, उनका नाम था बेटा ऋषभदेव। फर्स्ट तीर्थंकर जो थे, तीर्थंकार भी कहते हैं, इनका नाम था ऋषभदेव। उसके बाद बहुत सारे आए। 23rd तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ, और उसके बाद जो 24th तीर्थंकर थे वो है आपके वर्धमान महावीर। और वर्धमान महावीर के बारे में कुछ और फिर भी सुन लो बेटा, आपके भी कॉलेज में ऑडिटेड है नहीं ना, स्कूल में, कॉलेज में पहुंचा दी। तो बेसिकली इनका क्या था बेटा, he was the last of the तीर्थंकर, बट वही अगर आप देखें तो बुद्धिज्म में क्या है, वो इन्होंने ही स्टार्ट किया बुद्धिज्म को, गौतम बुद्ध ने। So he was the first to start, whereas वर्धमान महावीर कौन थे, लास्ट पर्सन, लास्ट तीर्थंकर फॉर जैन रिलीजन। अब वर्धमान महावीर के बारे में कुछ और बातें भी कर देते बेटा, जो शायद मैंने इस पीपीटी में नहीं डाली है। इन्हें बचपन से ही सारी एजुकेशन मिली थी, he got all the early education, अलग अलग स्ट्रीम से इन्हें एजुकेशन दी गई थी। नेचुरली इनकी मम्मी क्या है, छवा क्लैन की लीडर की बेटी थी, तो इन्हें अच्छा एजुकेशन तो मिलना ही था। पापा क्या थे, कुंदा ग्राम के लीडर थे, यस, क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इन्हें बहुत अच्छी एजुकेशन मिली, अलग अलग ब्रांचेस से एजुकेशन मिली। और ये बचपन से ही बेटा बहुत ब्रेव कहलाया जाते थे, हाँ, इसीलिए इनका नाम क्या है, महावीर, वेरी ब्रेव थे, इसीलिए इनका नाम आ गया महावीर।
अदरवाइज इनका जो नाम था वो क्या था, वर्धमान। वर्धमान का मतलब प्रॉस्पेरिटी। इनके पेरेंट्स को इनसे उम्मीद थी कि जब ये पैदा होंगे तो ये इनकी जो फादर की किंगडम थी बहुत कैसी थी, प्रॉस्परस थी। फादर्स किंगडम वाज वेरी प्रॉस्परस। तो उन्होंने उसको सिग्निफाई करने के लिए क्या रखा है, अपने बेटे का नाम वर्धमान रखा, क्योंकि एक प्रॉस्परस किंगडम में पैदा हुए थे। इनकी शादी बेटा किससे हो गई, इनकी वाइफ का नाम है यशोदा। वही यहाँ इनकी वाइफ का नाम क्या है, गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम यशोधरा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। भगवान महावीर के वाइफ की बात करें तो क्या है नाम, यशोदा। और गौतम बुद्ध की वाइफ की बात करें तो यशोधरा। बेटा भी था इनको, एक सन था जिसका नाम क्या है बेटा, राहुल। किसे, गौतम बुद्ध। लेकिन महावीर के सन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। ठीक है, वापिस आते हैं जैनिज्म पर। इनका नाम वर्धमान जो रखा गया, इनकी जो शादी कराई, जानबूझ के शादी करा दी जाती है यशोदा से, क्योंकि ये बहुत ही कम उम्र में क्या करना चाहते थे, साधु बन जाना चाहते थे, एसेटिज्म ले लेना चाहते थे, यानी संसारिक मोह माया को त्याग कर he wanted to achieve some spiritual knowledge। तो ऐसा ये ना करे और इनका ध्यान फैमिली की तरफ बना रहे, इसलिए इनकी शादी यशोदा से करा दी जाती है। लेकिन 30 बरस के होते हैं वर्धमान भगवान, 30 इयर्स के एज के होते हैं, जब इनके पेरेंट्स की क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है। पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। तो डेथ के बाद ये क्या करते हैं, वापस वही करते जो इन्हें करना था, एसेटिज्म ले लेते हैं, एसेटिक बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने 12 इयर्स तक पेनेंस भी किया था, सिवियर पेनेंस। सिवियर पेनेंस यानी एक पैर पे खड़े होकर पेनेंस करना, कुछ खाना नहीं पीना नहीं, कम खाना, बहुत कम खाना, हर लग्जरी हर कंफर्ट से अपने आप को दूर कर देना। नहीं जाएगा वो, तो हम जैसे लोगों का बैलेंस चला जाता है। इन लोगों के पास तो सबका फोकस होता है, इन्होंने सारे हार्डशिप्स को क्या किया, एंड्योर कर लिया, चुपचाप सब कुछ इन्होंने सहन कर लिया। और इसके बाद इन्हें भी मिलता है सुप्रीम नॉलेज। अब इनके सुप्रीम नॉलेज का उनके सुप्रीम नॉलेज के साथ कंफ्यूज नहीं होना। इनके जो सुप्रीम नॉलेज को क्या करेंगे, कैवल्य, या आपके बुक में दिया है केवल्य, सुप्रीम नॉलेज। यस, तो इन दोनों चीजों को समझे। वहां पे गौतम बुद्ध ने क्या अचीव किया था बेटा, एनलाइटनमेंट अचीव किया था, एनलाइटनमेंट अचीव किया था। और यहाँ इन्होंने क्या अचीव किया, कैवल्य, यानी कैवल्य। एक्चुअली से मराठी या हिंदी देवनागरी वर्ड्स में देखा जाए तो कैवल्य कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखते लिखते ये कैवल्य हो गया, इंग्लिश नाम हो गया। इन्हें कहा जाता है कि ये एक जीना है। जीना, जीना का मतलब जिसने सारी इच्छाओं पर क्या कॉन्कर कर लिया होता है, सारी इच्छाओं पर कॉन्कर कर दिया है, इसीलिए इनको क्या कहेंगे, जीना। और इसी जीना वर्ड से क्या इन्वेंट आ गया, जैन। जैन्स जो एक रिलीजन है, इसके फॉलोअर्स को, यानी आपके जो वर्तमान महावीर है, इनके फॉलोअर्स को जैन्स कहते हैं। इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कहा गया था वो बातें कर ली, तो इनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी थे। इनके फॉलोअर्स कहाँ मिलते हैं आपको देखने के लिए, फॉलोअर्स, इनके फॉलोअर्स आपको मिलते हैं अवंती में, कोसला, अंगा और मिथिला, चंपा, विदेहा और वैशाली। ये सारी जगहों पर क्या थे, इनके फॉलोअर्स थे। इसका भी मैंने मैप कर रखा है।
अवंती कहाँ आएगा आपका? मध्य प्रदेश में आता है आपका अवंती। अंगा किस जगह को कहेंगे आप? बिहार को कहेंगे। कोसला आपके यूपी में आता है, मिथिला आप जानते हैं नेपाल में आता है। मिथिला राजकुमारी की आपकी सीता माता, तो मिथिला से भी इनको सपोर्टर्स मिले। चंपा भी कुछ बिहार के ही आसपास के एरिया में है। आपका विदेहा कहाँ आता है भैया? ये भी आपका नेपाल में होगा, और वैशाली आपके नेपाल में। वोट करना चाहोगे? कहाँ पे कौन सा रीजन? कुछ भी इधर से चालू होगा 5 आवर्स। ठीक है, आज हम 5 आवर्स ये सारी चीजें लिख लो बच्चों। कहाँ था वो मैप जिसपे मैंने रखा है इमेजेस? हाँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों। आपको क्या ढूंढना है? अवंती कहाँ है? अवंती यस, मध्य प्रदेश का एरिया है, उज्जैन का एरिया है अवंती। कोसाला कहाँ है? यहाँ अयोध्या के पास आपको दिख रहा है कोसाला। अंगा, अंगा कहाँ आता है? यहाँ somewhat नियर बाय बंगाल एंड बिहार का जो एरिया है। यस, और वही चंपा भी है थोड़ी दूर पर। मिथिला कहाँ है? मिथिला आपको यहाँ कहीं मिलेगी शायद, इसमें मार्क नहीं है मिथिला। ये सारे महाजनपद का चार्ट है ना, तो इसमें शायद आपको मिथिला नहीं दिख रहा है। फिर आता है आपका विदेहा। विदेहा कहाँ है? विदेहा, क्या होगा? वैशाली देखो आपको मिल जाएगी, वैशाली 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 विदिशा लिखा है ना, वैशाली भी है देखो, वैशाली वैशाली यस। विदेहा नहीं मिल रहा है बस। बट किधर? बिहार का ही नहीं, नेपाल में आता है बेटा विदेहा। विदेहा नेपाल के एरियाज दिखाए नहीं गए यहाँ पर। बाकी मिथिला और विदेहा को छोड़कर हमने बाकी सब नोट कर लिया। कुछ यहाँ पे आप देखो तो आपको सौराष्ट्र दिखाई देगा, गुजरात का रीजन। फिर यहाँ आप देखें कुंतला, वही कुंतला है जो बाहुबली मूवी में दिखाई गई। और यही माहिष्मती भी है बेटा, सच्ची में थे वो दोनों। जगह के नाम तो थे, हालांकि कहानी झूठी है, जगह के नाम तो थे। ये दंडक अरण्य ये आता है आपके महाराष्ट्र में। लिख लो बच्चों, ऐसे भी डेमो के लिए तो आगे कुछ पढ़ाने का मतलब नहीं, थोड़े बहुत पॉइंट्स है वो नोट करके। ये अच्छी बात है, मुझे लिखना नहीं आता, मैं चला था तो 2 मिनट रुकिए, उनका हो जाएगा, लिख कर फिर चलेगा। सिंधु घाटी भी आपको दिख रही है इस मैप में, इंद्रप्रस्थ को दिख रहा है, कुरु एम्पायर भी दिख रहा है, हस्तिनापुर दिख रहा है। 5-4 ये सारे क्या थे? समाज के महाजनों बता इसमें। फोटो दे दो, नहीं लिखना हो तो फोटो लेके आप चले जा सकते हो। तो डाल दो ग्रुप में, फोटो तो ये लोग भी जाके लिख सकते हैं।
हो गया? आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं? सब समझ आ रहा है यहाँ तक? हमारा इलेक्शन में थोड़ा सा इसका हो रहा है। डिसाइडिंग ऑफिसर टाइम बचेगा। चल रहा है ये लिखे लाइन में